नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आर्मी बेस पर ड्रोन हमले की साजिश का मसला संयुक्त राष्ट्र सभा में उठाया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि सामरिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना पर वैश्विक समुदाय को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। गृह मंत्रालय के विशेष सचिव BSK कोमुदी ने कहा कि आज आतंकवाद के प्रचार और कैडर की भर्ती के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए नई भुगतान विधियों और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल हो रहा है और आतंकी अब ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार RB उपाध्याय। सर, स्वागत है आपके न्यूज इंडिया में। धन्यवाद ऋचा जी। सर देखिए, ड्रोन के जरिए लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं वो यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बता दें आपको कि 3 दिन में तीसरी बार ड्रोन को यहां पर देखा गया है। सबसे बड़ी बात है, लगातार जो गतिविधियां आतंकी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश भी की जा रही है और आज PM मोदी बैठक करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसमें मौजूद रहेंगे। ये बैठक भी काफी ज्यादा अहम हो सकती है। सुरक्षा के तौर पर क्या कुछ इन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी इस बैठक पे? देखिए, बहुत चिंता का विषय है ऋचा। जिस तरीके से एक नई तकनीकी का प्रयोग किया है आतंकवादियों ने, और वो तो भगवान की कृपा है कि भी जम्मू एयरबेस पर कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। ये जो तकनीकी है, ये मिसयूज है तकनीकी का, और UNO में चिंता जाहिर करना बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे ही सब कुछ होने वाला नहीं है। आपको इजराइल की तरह जवाब देना सीखना होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें भी सीमा पर करता रहता है और जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से अशांत किया हुआ है, अब वक्त आ गया है कि बिल्कुल एक सटीक जवाब मिलना चाहिए। और देखिए, तकनीकी के मामले में हमें और उन्नत होना पड़ेगा और जो नई प्रणाली है वो लानी पड़ेगी। क्यों आज जो ड्रोन का प्रयोग किया गया वो प्रयोग कहीं और ज्यादा बढ़ेगा, और उस समय अगर हम इसी उसमें लगे रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इस रूप में देखा जा सकता है। तो सरकारों को चारों तरफ से अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। अपने साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ, ये नहीं है कि भाई प्रतिभाओं की कमी है, प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता, या जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका आदर और सम्मान नहीं करते हैं। इसी का परिणाम है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहाँ से जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छा कर पाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो आरक्षण से ही फुर्सत नहीं है। हमारे यहाँ तो आप पढ़ें लिखें कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आरक्षण है, आपको करिए। तो ये जो हालात हैं, ये कहीं ना कहीं देश को गर्त में ले जा रहे हैं। तो ऋचा, सरकारों को अब ईमानदारी के साथ मैं ये कहूंगा कि बहुत हो चुका है। कभी ड्रोन से हमला है, कभी आतंकवादी भेज रहे हैं, कभी आप हथियार भेज रहे हैं, और किसी से छुपा नहीं है। और आप जाके UNO में रहे तो UNO से कोई आपको बहुत बड़ी हेल्प या रेमेडी मिलने वाली नहीं है। इजराइल की तरह जो हमारे साथ जैसा कर रहा है, हमें फौरन उचित जवाब देना सीखना होगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई पहले कुछ नहीं हुआ, अब हम सीना तान के खड़े हैं, ड्रोन हमारे सीने पे आ गया है। तो ये जो चीजें हैं ये बर्दाश्त से बाहर है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम घर में घुसकर मारते हैं, अरे कहाँ घर में घुसकर मार रहे हैं, ड्रोन तो हमारे घर में घुस गया, इसका कोई अरेंजमेंट कीजिए। तो जनता सिर्फ बातों से इस चीज का कोई सॉल्यूशन और समाधान नहीं निकलेगा। हम लोगों को कठोर कार्रवाइयां, सख्त कार्रवाइयां करनी होंगी। बिल्कुल, और जैसे को तैसा ही जवाब देना होगा, तभी कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है वो सुरक्षित रह सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से लगातार ये जो कयास लग रहे हैं, क्योंकि देखिए ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं हमले भी हो रहे हैं, और जिसका ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसको ड्रोन कंट्रोल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, वो तो हमेशा ऐसे ही रहता है, लेकिन अभी सरकार को सतर्क रहना होगा और भी ज्यादा जो सैनिक है उनको भेजना होगा बॉर्डर पर, और तभी हम इन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज अहम बैठक होगी, शाम 4 बजे अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक करेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार जो आतंक गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। 3 दिन में तीसरी बार ड्रोन को देखा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल अप्रैल महीने से सीमा के मामले में भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच शुरुआत में रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे, लेकिन लगातार चले बैठकों के दौर के बाद बीते दिनों तनाव में कुछ हद तक कमी आई है। हालांकि बॉर्डर्स के पास चीनी सेना की गतिविधियों की कुछ रिपोर्ट्स ने फिर से माहौल को बदल दिया है, और ऐसे में भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा है। चीन के खिलाफ भारत का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पिछले साल अप्रैल महीने में सीमा पे लगातार विवाद बना हुआ था, क्योंकि कई दौर की यहाँ पर वार्ताएं होती चीन और भारत के बीच में, लेकिन इस पे कोई समाधान नहीं निकल सका। लगातार तनाव की जो स्थिति है वो बॉर्डर पर बनती हुई नजर आई, और इसी दौरान आज भारत ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जहां पर बॉर्डर पर 50,000 सैनिक भेजे गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीन की तरफ से जो बताया जा रहा था, रिपोर्ट्स में आया था कि कहीं ना कहीं चीन कोई साजिश रच रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत को भी अलर्ट रहना होगा। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट लल्लन सिंह। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद रीचा जी। लल्लन जी, देखिए अगर हम पिछले साल की बात करें तो अप्रैल से ही लगातार तनाव की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है बॉर्डर पर, क्योंकि चीन हमेशा अपना जो असली चेहरा है वो दिखाई देता है। फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि चीन कोई साजिश चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लगभग 50,000 सैनिक बॉर्डर पर भेज दिए हैं। क्या लगता है आपको? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस का इनपुट है और रॉ का, उसमें साफ बताया जा रहा है कि लद्दाख से लेके अरुणाचल तक का जो LAC का एरिया है उसमें चीन जो है पूरी अपनी चालबाजी और धूर्तता का कार्रवाई शुरू कर चुका है। उसने अपने एयर स्टेशन, एयर बेस अपग्रेड किए हैं। उन्होंने टैंक और तरह तरह के वेपन्स को लेआउट कर दिए हैं, और आपको जानकारी के तौर पे डोकलाम और कुछ खास इलाकों में उन्होंने रिटायर्ड फौजियों को फिक्स भी कर दिए हैं। इन सभी चीजों को मद्देनजर हमारी जो फौज की जो बंदोबस्त है, आपको पता है हमारे रक्षा मंत्री हमारे आर्मी चीफ के साथ रविवार को ही 3 दिवसीय यात्रा पे गए थे। अग्रिम पोस्टी हमारे जितने भी उनके पोस्ट हैं, जवानों को मनोबल को बढ़ाना, और आपने वीडियो भी देखा है जो जारी हुआ है, जो रक्षा मंत्री के पीछे राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर और जितनी भी लड़ाकू विमान है वो वहां मुस्तैद है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले अप्रैल से जो सीमा विवाद चल रहा था, 11 मीटिंग के बाद कुछ उसमें समझौता से वापसी भी हुई, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी वो पूरी कार्रवाई चीन की तरफ से नहीं की गई। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, शनि इतवार से पिछली बार आपने देखा एयरबेस पर ड्रोन से हमला, घाटी के अंदर फयाज और SPO को आतंकियों ने एकदम मौत के घाट उतार दिए। अभी आप देखिए लगातार 24 घंटे के अंदर 2 जगहों पे ड्रोन दिखे हैं, और ये ड्रोन दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि आप हमें किसी भी हालत में अगर आग दिखाते हो तो हम आपके साथ एकदम शक्तिमान होकर आपको जवाब देंगे। अब वो भारत नहीं, आपको पता है ये में भी हमारे आज सचिव ने बताया है कि पाक और इनकी जो आतंकी हरकतें हैं वो किस तरह से चल रही हैं, और इन सभी हालातों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखिए दूसरी एक तरफ तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन भी करने कोई ना कोई साजिश रच रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए कहना कहीं भारत ने 50,000 सैनिक बॉर्डर पर भेज दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार को सतर्क रहना होगा और जैसे को तैसा जवाब देना ही होगा।
तो आइए आपको सीधी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर रामनाथ कोविंद जी पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रपति, जहां जिसको लेकर भी यहां पर जो अंबेडकर स्मारक बनाया गया है उसका शिलान्यास कर रहे हैं। केंद्र का निर्माण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। कुछ देर पहले हमने इस सांस्कृतिक केंद्र की अनेक सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित फिल्म का अवलोकन भी किया। इस सुविचारित प्रयास के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री दिनेश शर्मा, संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी तथा अन्य सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि यहाँ प्रस्तावित शोध केंद्र बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय शोध कार्य करे और शोध जगत में अपनी विशेष पहचान बनाए। ये भी संयोग है कि जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति होने के नाते मैं विजिटर हूँ, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम का डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी लखनऊ में स्थित है। मुझे लगता है कि आपका स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र और बाबा साहब के जो नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के तालमेल से बाबा साहब के जो विचारों का प्रवाह है वो और भी आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता व योग्यता का परिचय मिलता है। हम सब जानते हैं कि वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही। उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के अलावा हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों पर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की छाप है। बाबा साहब के विजन में 4 बातें हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। ये 4 बातें हैं: नैतिकता, समता, आत्मसम्मान और भारतीयता। इन चारों आदर्शों तथा जीवन मूल्यों की झलक बाबा साहब के चिंतन एवं कार्यों में दिखाई देती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब कम होने लगी है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना का डर अभी भी लोगों को और जानकारों को सता रहा है। अब कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट स्वास्थ्य जानकारों के लिए नया चिंता का विषय बन गया है। दैनिक मामलों में गिरावट को देखते हुए अब कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट देनी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में सोमवार से जिम और योग संस्थान खुल भी गए हैं और इसके अलावा राजस्थान में धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। देश में कोरोना वायरस के ताज़ा मामले सामने आ गए हैं। बीते 24 घंटे में 37,566 नए मामले सामने आए हैं और 907 मरीजों की मौत हो गई है। तो देखिए, कोविड का जो आंकड़ा है अब कम होने लगा है। लगभग 37,000 से ज़्यादा यहाँ पर कोविड के आंकड़े आए हैं, तो वहीं पर 907 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, देखिए, कोविड का आंकड़ा भले ही कम हो गया हो और चाहे हम कहें कि मौत का आंकड़ा भी भले ही कम हो गया हो, लेकिन अभी जनता को सतर्क रहना होगा, एहतियात बरतना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो नया रूप आया है कोरोना का डेल्टा प्लस, वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। फिलहाल जनता कितनी जागरूक हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए ऋचा जी, कोरोना से मौतों का आंकड़ा या संक्रमण दर लगातार घटी है। इसी के चलते आप देखिए दिल्ली में अनलॉक 5 भी हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सतर्कता बेहद ज्यादा बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अनलॉक होता जा रहा है, लोग ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, तो ज्यादा जरूरत मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की। नहीं तो जैसा आपने भी बताया कि कोरोना का नया जो वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, वो बेहद ज्यादा खतरनाक है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा
कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस पे एक महत्वपूर्ण बैठक इस समय ले रहे हैं और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम आला अधिकारी, जिला अधिकारी जुड़े हुए हैं और भारत सरकार के स्वास्थ्य अधिकारी। तो वो दिल्ली की समीक्षा, दिल्ली में हेल्थ लहर आती है को लेकर एक तैयारियां की जाती है, समीक्षा चल रही है। तो आप देखिए लगातार तैयारियां चल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। आज शाम 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस वार्ता करके देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की जानकारी देगा कि किस स्थिति में है, क्योंकि 12 राज्यों में पहुंच गया है और कहीं ना कहीं स्थिति खतरनाक हो सकती है। हो सकता है कि समय से पूर्व कोरोना की तीसरी लहर आ जाए, जैसा एम्स के डायरेक्टर ने भी चेताया था। तो निश्चित रूप से सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जी ऋचा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कोविड का कहर भले ही कम हो गया हो, लेकिन जो अन्य बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर दुनिया भर में रिसर्च चल रहे हैं। मिक्स एंड मैच वैक्सीन पर हुई एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की डबल डोज देने के बाद बूस्टर के तौर अगर कोई अलग वैक्सीन दी जाए तो इससे इम्यून रिस्पॉन्स और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के प्रोफेसर मैथ्यू स्नैप का कहना है कि मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन से कोरोना वायरस के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है। प्रोफेसर मैथ्यू ने 2 वैक्सीन को मिक्स्ड करके दिए जा रहे क्लिनिक ट्रायल के नतीजे सामने आने के बाद ये बात कही है। इस स्टडी के नतीजों के अनुसार जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पहले ली और 4 हफ्ते के बाद वही वैक्सीन लेने की बजाय फाइजर डोज ली, उन लोगों में एंटीबॉडी 9 गुना ज्यादा पाई गई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से दी जा रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज, देखिए वैक्सीन का जो अभियान है वो लगातार चल ही रहा है और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो लोग हैं वो भी अब जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन की लेकर जो बात कही गई है, जिसको भारत में कोवैक्सीन के नाम से जाना जाता है, वो काफी ज्यादा असरदार साबित हो रही है। देखिए, कोरोना वायरस पर अभी रिसर्च जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। अलग अलग तरीके से इसके अलग अलग जो वेरिएंट हैं उनको लेकर के रिसर्च हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है और उसके ऊपर ये प्रभाव भी देखा जा रहा है कि मौजूदा जो वैक्सीन है इनका कितना प्रभाव है। अलग अलग तरह की वैक्सीन जो है वो दुनिया के अंदर तैयार हुई है। इसमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो है इसकी एस्ट्राजेनेका की भारत के साथ में जो करार के साथ में कोविशील्ड वैक्सीन बनी है। इसी प्रकार भारत बायोटेक जो है उसकी ओर से कोवैक्सीन डोज बनी है। बाहर विदेश के अंदर मॉडर्ना, फाइजर, बहुत सारी ऐसी डोजेज हैं। स्पुतनिक रशिया की है। अलग अलग तरह की डोजेज हैं। अलग अलग जो वैक्सीन है उनके प्रभाव के प्रतिशत जो है वो अलग अलग है, यानी इम्यूनिटी डेवलपिंग जो है वो अलग अलग है। लेकिन जब ये रिसर्च किया गया कि एक व्यक्ति, पहले चर्चा और भ्रांति ये थी कि एक तरह की वैक्सीन की डोज लगवा ली तो अगली बार वही डोज लगानी पड़ेगी। सरकारी गाइडलाइंस में यही था कि सेम डोज जो है वो दूसरी लगाई जाएगी। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां पर एक व्यक्ति गलती से उसने दूसरी डोज लगवा ली दूसरी कंपनी की वैक्सीन की, लेकिन देखा गया उसमें कोई दुष्प्रभाव जो है वो आए नहीं। तो ये संतुष्टि इस बात की वहां हुई कि हो सकता है इससे दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, क्योंकि अब तक ऐसा इंसानों पर ट्रायल या रिसर्च हुआ नहीं था। इसके बाद में बाकायदा विशेषज्ञों की जो कमेटी है उन्होंने अलग अलग देशों के अंदर इस प्रकार की चिकित्सकों के, वैज्ञानिकों के जो अलग अलग दायरे थे उसके अंदर दायरों के अंदर रखे और उन्होंने स्टडी ग्रुप बनाए और बाकायदा इस पर रिसर्च की जा रही है। इसी के तहत ये रिसर्च हुई है जिसमें कहीं यहाँ पर मिक्स एंड मैच का नाम दिया गया है जो मैथ्यू स्नैप का है। दूसरी ओर भारत में भी कुछ इस प्रकार की स्टडी हुई है, कहीं वैक्सीन की कॉकटेल इसको नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से जब एक प्रकार की वैक्सीन की डोज दे दी गई है और अगली बूस्टर डोज के रूप में अगर दूसरी वैक्सीन दी जाती है तो ये माना गया है कि जो परसेंटेज है वो बढ़ सकती है इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी जो है की इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हो रही है 2 वैक्सीन से। तो निश्चित रूप से पहले वाला जो प्रतिशत था उससे बढ़कर के इम्यूनिटी आई। अब जो ये ट्रायल हुआ है इसमें एक दवा विशेष का जो वैक्सीन विशेष है उसका किया गया। एस्ट्राजेनेका की डोज दी गई और दूसरी मॉडर्ना की दी गई। मॉडर्ना वैक्सीन जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुतायत के अंदर लगाई जा रही है। हम कह सकते हैं जिस तरीके से जो अंदर लोगों के अंदर डर था कि अगर हम अलग अलग वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। स्टडी में यही सामने आया है कि अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं पहली डोज में, अगर आप सेकंड में लगवाते हैं कोविशील्ड तो कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी, बल्कि आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिन लोगों के अंदर जो डर बना रहता है कि अगर हमने फर्स्ट डोज में कोई और वैक्सीन ली और सेकंड में कोई और वैक्सीन ली तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये जो तरीका है काफ़ी अच्छा भी है और इससे कहीं ना कहीं आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स और भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होने की बात कही गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।